हेलो एवरीवन। अब जो अपना एनएमआर का है, ये जो है थियोरेटिकली लास्ट लेक्चर है। मतलब इसके अंदर अभी हमारी जो लास्ट रिमेनिंग पोर्शन जो है अभी वो कवर करने वाले हैं। तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें भी दो क्वेश्चन, चाहे वो छोटे हो, लेकिन जो दो टॉपिक है वो है, वन है ड्यूटेरियम लेबलिंग, सेकंड इज लॉन्ग रेंज एनएमआर कपलिंग। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ ड्यूटेरियम लेबलिंग क्या होता है। कि जब आपको मतलब एनएमआर के अंदर मॉलिक्यूल को हम जब एनालिसिस के लिए रखते हैं और सिग्नल्स मिलते हैं, तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि किस प्रोटॉन की वजह से मुझे कौन सा सिग्नल मिल रहा है, तो क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के अंदर ड्यूटेरियम को रिप्लेस कर सकते हैं। रीजन ये है कि ड्यूटेरियम यूज करने का, कि ड्यूटेरियम जो रहता है वो H1NMR मतलब अपने एनएमआर के अंदर वो ट्रांसपेरेंट है। मतलब वो वहाँ पे आपको पीक नहीं दिखाएगा, वो एनएमआर के लिए ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वहाँ पे वो कोई एब्जॉर्प्शन नहीं करेगा। मतलब आपको ड्यूटेरियम अगर रहता है तो पीक नहीं मिलेगी, समझ। इस वजह से, और ये ड्यूटेरियम जो होता है वो इजीली इंट्रोड्यूस भी हो जाता है मॉलिक्यूल के अंदर भी, और आइसोटोप है हाइड्रोजन का। तो इसी वजह से ये जो ड्यूटेरियम लेबलिंग है वो काफी फेमस एंड इफेक्टिव टेक्निक है टू आइडेंटिफाई। मतलब हमें आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस मॉलिक्यूल के अंदर कौन से प्रोटॉन से मुझे कैसा सिग्नल मिल रहा है वो, जिसको हम एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया हुआ है ब्रोमो इथेन का। अब यहाँ पे देखना कि मेरे पास दो CH2 मतलब CH कार्बन है, CH2 CH3 कंटेन कार्बन। एक को मैंने A बोला है, एक दूसरे को B बोला है। अब जब मैं CH3 कार्बन को स्प्लिट करूंगा, मतलब CH2 कार्बन को स्प्लिट करूंगा बाय CH3, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3H, स्प्लिटिंग रूल अप्लाई करेंगे, 2 है, 2 + 1 मुझे कितने सिग्नल मिलेंगे, ट्रिपलेट। तो यहाँ से मैंने लिखा है A की मदद से, A की वजह से मुझे कितने सिग्नल मिल रहे हैं, ट्रिपलेट। तो ये B का सिग्नल स्प्लिटिंग हुआ। अब क्या होगा कि ये जो 2H है वो स्प्लिट करेगा A प्रोटॉन्स को, तो मुझे B प्रोटॉन जब स्प्लिट करे A प्रोटॉन को, कितने सिग्नल है यहाँ पे, कितने प्रोटॉन है, 3, तो 4। अब मैंने उसको अकॉर्डिंग से इंटेंसिटी वाइज ही रखा हुआ है, 1:2:1, 1:3:3:1। अब मैं इसके अंदर ड्यूटेरियम एंटर कर रहा हूँ। तो मैंने एंटर किया यहाँ पे CH2, मतलब ये मैंने 3 के ऊपर यहाँ पे हाईलाइट स्क्वायर करके रखा हुआ है। अब एक ड्यूटेरियम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो आपका क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, CBr CH2 CH2D। अब दोनों के कार्बन के पास कितने प्रोटॉन है, 2, तो मुझे सिग्नल मिलेंगे 3, तो ये ट्रिपलेट हो गए। अब अगेन मैं दूसरा ड्यूटेरियम एंटर कर रहा हूँ, तो मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हुआ Br CH2 CHD2। तो अब देखो भी कहाँ पे सिग्नल कम हुआ, फर्स्ट वन पे। तो मतलब ये जो CH2 प्रोटॉन है वो एक प्रोटॉन को स्प्लिट कर रहा है, 2 सिग्नल दे रहा है। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम इंट्रोड्यूस हुआ, उस वजह से हम ये कह सकते हैं कि मुझे जो क्वार्टेट सिग्नल मिल रहे हैं, थ्योरेटिकली तो हमने समझ लिया, बट प्रैक्टिकली ये रहता है कि क्वार्टेट सिग्नल मिल रहे हैं वो CH3 की मदद से मिल रहे हैं, वजह से मिल रहे हैं। ड्यूटेरियम जैसे जैसे मैं अंदर एंटर कर रहा हूँ, सिग्नल डिसअपियर हो रहे हैं 1 by 1। तो ये देखो 2 और 3, एंड लास्ट वन ये समझना, Br CH2CD3। अब ये फंक्शनल ग्रुप्स हो गए सब, 2 प्रोटॉन है। अब ये इसको स्प्लिट करेगा, क्या इसके पास प्रोटॉन है, तो नो। सो N+1 0+1 स्प्लिटिंग में होके आपको एक ही एनएमआर सिग्नल मिलेगा। यहाँ पे क्या हो गया, ट्रिपलेट मिलना चाहिए ना। आप जैसे ही बोलोगे सर यहाँ पे तो है ना 2H, तो 2+1 के अकॉर्डिंगली N+1 को करेंगे, तो ये ट्रिपलेट मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए। बट रिमेंबर वन थिंग, अगर यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता तो ये स्प्लिट होता है। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नहीं है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप्स आ चुके हैं। तो चाहे यहाँ पे कितने भी प्रोटॉन्स हो, बट उसके आजू बाजू में कार्बन है, उसके पास प्रोटॉन नहीं होंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, उसके आजू बाजू में कार्बन है, उसके पास प्रोटॉन नहीं होंगे, तो ये स्प्लिट नहीं होगा। तो ये आपको मैंने समझाया ड्यूटेरियम लेबलिंग के बारे में। अब सेकंड जो टॉपिक रहता है दैट इज द लॉन्ग रेंज कपलिंग। लॉन्ग रेंज कपलिंग मतलब अभी तक हमने क्या समझा, कि अभी जैसे समझा ये कार्बन है, उसके बाजू में दूसरा कार्बन है, तो दोनों एक दूसरे को स्प्लिट करेंगे। बट जो हमने एनएमआर के अंदर एक फैक्टर समझा, मैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी, मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास पाई बॉन्ड है, पाई सिंगल बॉन्ड का एक अरेंजमेंट है जिसको हम बोलते हैं अलाइनिक बॉन्ड्स। अब उसके अंदर क्या होगा कि अपेरेंटली हमें लगेगा कि यहाँ पे मुझे डबलेट मिलने चाहिए, यहाँ पे मुझे ट्रिपलेट मिलने चाहिए, मतलब एक एनएमआर सिग्नल, 2 एनएमआर सिग्नल। बट वो आइसोमेरिज्म फॉर्मेशन होता है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। याद करना, जब मैंने आपको फर्स्ट एनएमआर का लेक्चर, सेकंड एनएमआर का लेक्चर समझाया था, एनाइसोटॉपिक एंड डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन, तब मैंने बोला जब डायस्टेरियोटॉपिक प्रोटॉन्स आएंगे तब हम लॉन्ग रेंज कपलिंग को याद करेंगे। तो लॉन्ग रेंज कपलिंग में क्या रहता है कि नजदीक वाले प्रोटॉन का तो हम स्प्लिटिंग करते ही है,
बट साथ ही साथ थर्ड जो कार्बन रहता है, थर्ड बॉन्ड का, अगर वो स्पेस में इस तरीके से अरेंज है कि वो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में भी आ सकता है। तो यहाँ पे एलिलिक प्रोटॉन, मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हो, दिस इज अ मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। तो अगर हम स्प्लिटिंग रूल अप्लाई करें तो क्या बोलोगे आप, इससे मुझे ट्रिपलेट मिलेंगे, यहाँ से मुझे डबलेट मिलेंगे, बट ये दोनों साइड इसके कार्बन है, 2 + 2 करके 4 मतलब 5 हो जाएंगे। बट स्टीरियोकेमिस्ट्री, स्पेस में अरेंजमेंट, अब आप देखो प्रोटॉन को, तो हम यहाँ पे CH2Br को भूल जाए और अब इस प्रोटॉन की बात करें, हम इमेजिनरी ग्रुप ऐड कर दो, तो क्या आपको सेम मिरर इमेज मिल रही है? तो आपका आंसर आएगा नहीं। तो मतलब कि इस HA से अगर मैं इसको स्प्लिट करूं तो ऑब्वियसली मुझे ट्रिपलेट मिलेगी सिग्नल, करेक्ट। बट लॉन्ग रेंज कपलिंग जो अब हम रूल अप्लाई करेंगे, तो ये जो HA से HC हुआ, दैट इज अ ट्रांसफॉर्म, यही HS से HB हुआ, दैट इज अ सिस फॉर्म। दोनों आइसोमर अलग मिल गए आपको, तो इस वजह से क्या होगा, HA HC को स्प्लिट करेगा, डबलेट, HA HB को स्प्लिट करेगा, अगेन डबलेट। सेम वे में HB HC को भी स्प्लिट कर सकता है, क्योंकि दोनों प्रोटॉन अलग हो चुके हैं। अगर आपके प्रोटॉन सेम होते तो स्प्लिट नहीं करते एक दूसरे को, यहाँ पे दोनों प्रोटॉन अलग हो चुके हैं, तो ये HB HC को भी स्प्लिट कर सकता है। तो इसके मतलब आपको टोटल HB से कितने मिलेंगे, 2 सिंग HC के, और HA को भी स्प्लिट करेगा 2, मतलब एक प्रोटॉन से आपको 4 सिग्नल मिलेंगे। ऐसे आपके पास कितने प्रोटॉन है, 3, तो 4 × 3 करोगे 12 सिग्नल मिल सकते हैं। ये तब की बात है जब हम लॉन्ग रेंज कपलिंग रूल अप्लाई कर रहे हैं तब, और उसके अंदर आपकी अलाइलिक सिस्टम प्रेजेंट होनी चाहिए, डबल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एंड एक कार्बन sp2 वाला है जो दूसरे sp3 कार्बन के साथ जुड़ा होना चाहिए। तो इसलिए इसको बोला जाता है लॉन्ग रेंज कपलिंग। ज्यादातर हम इसको लॉन्ग रेंज कपलिंग को आपके सिलेबस के अंदर ज्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करते एग्जाम्पल के अंदर, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट के लिए भी, तो इसलिए ये कंसेप्ट हमने समझ लिया। अब एक छोटा सा लास्ट टॉपिक रहता है कि केमिकल शिफ्ट, जैसे हमने NMR के अंदर समझ ली, तो जैसे ये प्रोटॉन अभी समझे आप, सिस ट्रांस, और ये 2 प्रोटॉन जो रहे जेमिनियल प्रोटॉन बोलते हैं, तब उस टाइम पे हम डेल्टा वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि डेल्टा वैल्यू हमें सिमिलर मिलेगी। तो तब आता है कपलिंग कांस्टेंट J। कपलिंग कांस्टेंट मतलब डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 प्रोटॉन, मतलब ऐसे कार्बन के अंदर मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर आपको मल्टीप्लिट सिग्नल मिल रहे हो एक ही कार्बन से, यहाँ से देख सकते हो आपको 12 सिग्नल मिल रहे हैं, एक ही कार्बन हो, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर से, एक ही टाइप के प्रोटॉन के अंदर से, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस कितना रहता है वो इफेक्टिव स्पिन स्पिन कपलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपको सिग्नल तो सभी मिल रहे हैं, डबलेट डबलेट डबलेट, बट मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे डबलेट 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 मिले तो आप प्रोटॉन को कैसे अरेंज करोगे, तब आता है J वैल्यू। तो यहाँ पे यही चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की है, ये वही मॉलिक्यूल है, तो जब आपका ट्रांस प्रोटॉन्स रहेगा तो उसकी J वैल्यू जो रहेगी हर्ट्ज के अंदर हम मेजर करेंगे वो सबसे ज्यादा होगी, ट्रांस प्रोटॉन की J वैल्यू सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद हम कहेंगे सिस प्रोटॉन, और सबसे कम आएगी जेमिनियल प्रोटॉन। जेमिनियल प्रोटॉन का मतलब ये रहेगा कि जैसे मेरा ये प्लेन है, तो प्लेन के ऊपर नीचे, ये दोनों प्लेन के ऊपर नीचे दोनों सबसे नजदीक वाले प्रोटॉन्स, बट दोनों प्रोटॉन अलग अलग प्लेन में होंगे, ऑपोजिट नहीं बोल रहा हूं मैं। ट्रांस में क्या रहेगा, दोनों अलग प्लेन में रहेंगे बट सेम ऑपोजिट डायरेक्शन में विद द सेम डिस्टेंस। तो इस प्रोटॉन से लेके ये प्रोटॉन की ये प्रोटॉन से लेके हम इस प्रोटॉन की बात करें तो ये हो जाएंगे आपके ट्रांस, ऑपोजिट इन अ प्लेन एज वेल एज एट ऑपोजिट डायरेक्शन एट सेम डिस्टेंस, 3 टर्म। जबकि जेमिनियल के क्या होगा, ऑपोजिट प्लेन में रहेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, सेम डिस्टेंस नहीं रहेगा। ये देखो आप, तो इन दोनों को बोलेंगे हम जेमिनियल प्रोटॉन्स। तो जब आपको J वैल्यू कम मिले, बहुत ही कम मिले, सबसे लोएस्ट 0 to 2 के बीच में, तब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन है वो हमारे जेमिनियल है। ये जो मॉलिक्यूल्स है, मतलब J वैल्यू कहाँ पे ज्यादातर यूज होगी, जैसे हमें स्टेगर्ड एंड गॉज स्ट्रक्चर्स आते हैं, इक्लिप्स एंड स्टेगर्ड इथेन्स जैसे बात करते हैं, इक्लिप्स स्टेगर्ड ब्यूटेन्स की बात करते हैं, तो इन सब के अंदर ये NMR का जो J कंसेप्ट है कपलिंग कांस्टेंट का, ये काफी इफेक्टिव रहता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपके NMR के अंदर इतना ही था। होप इट इज वेरी यूजफुल टू यू एंड आपको ये कभी ना कभी काम में आएगा।
थैंक यू।